दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे दहेज अधिनियम के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दहेज प्रथा के बारे में, उसके बाद हम पढ़ते हैं दहेज अधिनियम के बारे में। तो सबसे पहले है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या होती है इसके बारे में। क्या अपन दहेज को दहेज के नाम से जानते हैं या दहेज को कुछ और भी कहते हैं? तो देखिए, इस दहेज को अपन एक तो कहते हैं हुंडा कहते हैं। अरे पहले होंडा गाड़ी देते थे ना दहेज में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हुंडा कहते हैं। और एक जो इसका उपनाम है वो है वर दक्षिणा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर दक्षिणा भी कहते हैं। और दहेज को कहा जाता है जहेज, जहेज भी कहते हैं। जहेज किस भाषा में कहते हैं तो ध्यान रखना, उर्दू भाषा में कहा जाता है। उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? जहेज कहते हैं। इस प्रकार दहेज के तीन नाम और देखे अपन ने, हुंडा, वर दक्षिणा और जहेज। देखो इसमें कोई लफड़ा नहीं है, ये जो है लास्ट वाला नाम सेम है, केवल दे की जगह अपन ने जे लगाया तो जहेज हो गया। वर दक्षिणा, वर को दक्षिणा देते ही हैं। और हुंडा, पहले होंडा गाड़ी देते थे, उससे याद रखो क्या याद रखो? होंडा, होंडा, होंडा गाड़ी। अब देखिए दहेज प्रथा क्या होती है, किसको अपन दहेज कहेंगे? तो परिभाषा समझिए। विवाह के समय, किसके समय? विवाह के समय या विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से आवश्यक रूप से लिया जाने वाला धन एवं वस्तु क्या कहलाता है? दहेज कहलाता है। मतलब विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से आवश्यक रूप से लिया जाने वाला धन और वस्तु क्या कहलाता है? दहेज। तो सबसे पहले दहेज की परिभाषा देखिए। परिभाषा क्या है, किसे अपन दहेज कह रहे हैं? तो यहाँ देखिए, विवाह के समय या विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से आवश्यक रूप से लिया जाने वाला धन एवं वस्तुएं ही क्या कहलाती है? दहेज कहलाती है। यह एक समझ आया है। आवश्यक रूप से, जो आवश्यक रूप से धन और वस्तुएं ले रहे हैं वही क्या है? दहेज है। अब एक विद्वान है जिनका नाम है मैक्स रेडिन। क्या नाम है? मैक्स रेडिन। मैक्स रेडिन है। ये बावली पूंछ भी कुछ कह रहा है दहेज के बारे में। तो देखो क्या कहता है। ये कहता है कि साधारणतः दहेज वह संपत्ति है, साधारणतः दहेज वह संपत्ति है जो पुरुष विवाह में अपनी पत्नी से लेगा। भाई दूसरे की पत्नी थोड़ी देगी, अपनी पत्नी से या उसके घर वालों से, उसके परिवार वालों से जो लेता ना संपत्ति, वही क्या है? दहेज है। तो कहता है साधारणतः दहेज वह संपत्ति है, दहेज वह संपत्ति है जो पुरुष का मतलब यहाँ वर्ष है, पुरुष का मतलब वर्ष है, जो पुरुष विवाह के समय अपनी पत्नी से, किसकी पत्नी से? अपनी पत्नी से या उसके परिवार वालों से लेता है, वही क्या है? दहेज है। ये कौन कहता है? मैक्स रेडिन कहता है। मैक्स रेडिन कहता है कि अगर किसी पुरुष की शादी है और वो अपनी पत्नी से कुछ धन ले रहा है या उसके परिवार वालों से धन ले रहा है, वही क्या है? दहेज है। तो ये दहेज की बेसिक बातें देखी अपन ने कि दहेज को हुंडा कहते हैं। हुंडा गाड़ी से याद रख लेना। वर दक्षिणा, वर को दक्षिणा देते ही हैं। फिर जहेज भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? जहेज, जहेज भी कहते हैं। कौन कहते हैं? उर्दू में मुसलमान कहते हैं भाई। इसके बाद देखिए परिभाषा है आवश्यक रूप से। ध्यान में रखना कि जो आवश्यक रूप से धन ले रहे हैं वर पक्ष वाले वधु पक्ष वालों से, वही क्या कहला रहा है? दहेज कहलाता है। एक विद्वान है जिनका नाम है
मैक्स रेडिंग क्या कहता है कि साधारणतः दहेज वह संपत्ति है जो पुरुष अपनी पत्नी से या उसके परिवार वालों से विवाह के समय लेता है, वही क्या कहलाता है, दहेज कहलाता है। अब आगे देखिए, अपन दहेज अधिनियम से पहले दहेज क्या है, क्या बेसिक बातें होती है, क्या दहेज के कारण होते हैं, उनके बारे में जानिए। अब देखते हैं दहेज प्रथा के कारण क्या है, ऐसा क्या कारण रहा कि अपने दहेज प्रथा प्रारंभ हो गई। तो अब यहाँ देखते हैं दहेज प्रथा के कारण, ऐसे क्या कारण रहे अपने भारतीय समाज में कि दहेज प्रथा प्रारंभ हो गई। तो सबसे पहले है इसमें कुलीन विवाह की चर्चा करते हैं। इसकी कुलीन विवाह क्या होता है, कुलीन विवाह देखो किस प्रकार से, देखो इनके नाम से ही प्रश्न हल हो जाएंगे। कुलीन विवाह क्या होता है, हिंदू समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी कन्या को उच्च कुल में विवाह करना चाहता है, उच्च कुल में विवाह करना चाहता है। आज के जमाने में कोई भी आदमी हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि उसकी लड़की का विवाह निम्न कुल में हो, सभी चाहते हैं उच्च कुल में हो। तो उच्च कुल की चाहत में और क्या होता है कि अच्छे वर की तलाश में, आज के जमाने में अच्छा वर मिलना थोड़ा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। अब अच्छे जो वर होते हैं या कुलीन जो परिवार होते हैं कम, और इनकी मांग होती है ज्यादा, इसलिए जो अच्छा लड़का है, अच्छे कुल वाले हैं, वो क्या करते हैं, दहेज की मांग करते हैं और कन्या पक्ष वालों को दहेज देना ही पड़ता है। तो है कुलीन विवाह। कुलीन का मतलब होता है उच्च कुल में अगर विवाह कोई करना चाहता है तो उच्च कुलों की या उच्च कुल में लड़कों की जो कमी है, मतलब निम्न तो मिल जाएंगे, बेवड़े हर प्रकार से मिल जाएंगे, नहीं अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, तो कहीं मिल भी गया तो वो ज्यादा दहेज की मांग करते हैं। तो इस प्रकार ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण देखो, महंगी शिक्षा। महंगी शिक्षा, अब इस शिक्षा से क्या लेना देना है, दहेज से है। देखो कैसे, हर आदमी ये चाहता है कि उसका बच्चा है उच्च शिक्षा प्राप्त करे, महंगी शिक्षा प्राप्त करे, जैसे डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बने। अब अगर एक गरीब आदमी भी अपनी जमीन बेच करके, पैसे उधार लेकर के, मकान गिरवी रख करके अपने बच्चों को महंगी शिक्षा दिलवाता है। अब क्या हुआ, उस लड़के को अच्छी शिक्षा दिलवा दी और उसने अपनी जमीन बेच दी, अब वो शादी योग्य हो गया और अच्छी महंगी शिक्षा प्राप्त कर ली, उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली उसने। तो अब क्या होगा कि लड़की वाले आएंगे देखने के लिए, तो अब लड़की वाले भी क्या करते हैं कि साहब अच्छा है तो उसको देते कहेंगे साहब मैं 21 लाख रुपए नकद दे दूंगा, मैं एक ओटी दे दूंगा। तो ये इस प्रकार से महंगी शिक्षा भी बढ़ावा देती है, क्योंकि लोगों ने शिक्षा पर खर्चा किया है, अब खर्चा किया है तो वापस प्राप्त करेंगे लोग। तो महंगी शिक्षा, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति मतलब अपने पुत्र को ऋण लेकर के भी प्रतिष्ठित दिलाना चाहेगा, उच्च शिक्षा दिलाना चाहेगा। तो इस प्रकार महंगी शिक्षा भी क्या है, एक कारण था। अगला कारण है सामाजिक प्रथा। सामाजिक प्रथा, अब देखो सामाजिक प्रथा क्या है, अपने एक रिवाज हिसाब दहेज तो देना ही पड़ेगा। मतलब एक समाज में एक रीति बना रखी, एक रिवाज बना रखा है कि सामाजिक मान्यता हिसाब दहेज तो देना ही पड़ेगा। तो एक सामाजिक मान्यता होने के कारण भी क्या है कि अपने मतलब दहेज का प्रचलन है। ठीक है, इसके बाद में देखिए बाल विवाह। दहेज के कारण है बाल विवाह भी है। देखो बाल विवाह कैसे दहेज का कारण है वो देखिए आप। अपने क्या होता है, समाज में बाल विवाह के प्रचलन के कारण लड़कियों को अपने जीवन साथी चुनने का अवसर नहीं मिलता। बाल विवाह कर रहे हैं, लड़की छोटी उम्र में है तो उसको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं है। तो विवाह के समय लड़की योग्य भी नहीं होती, छोटी होती है, और वो लड़का क्या है कि कोई अच्छा लड़का देख लेते हैं तो उसमें क्या है कि वो उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं, क्योंकि छोटी लड़की दे रहे हैं तो पैसे दे करके, दहेज दे करके, गाड़ी दे करके अगर उनको क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से बाल विवाह भी एक दहेज का कारण है। फिर है विवाह संस्कार की अनिवार्यता। विवाह
संस्कार की अनिवार्यता। अपने समाज में क्या है कि साहब विवाह करना जरूरी है, बिना विवाह तो जीवन नरक में माना जाता है, इसलिए विवाह की क्या है अनिवार्यता है। आप लड़कों का नहीं लड़कियों का और भी ऐसा विवाह करना ही है, उसका अनिवार्य है। तो हिंदू समाज में विवाह को एक अनिवार्य धार्मिक संस्कार माना गया है। कन्यादान के पश्चात ही व्यक्ति को माना जाता है कि वो गृहस्थी ऋण से मुक्त हो गया है, इसलिए लोग कन्यादान करते हैं। साथ लड़की का छोरो भले को रह जाए लेकिन छोरी कदे कुंवारी ढूंढ रहा है, क्योंकि ये ऋण होता है कि साहब कन्यादान करना है। तो ये विवाह संस्कार की क्या है अनिवार्यता है, इसलिए भी अपने क्या है कि लोग दहेज की फिर मांग करते हैं। तो विवाह की इसी मान्यता ने वर पक्ष द्वारा अधिकाधिक दहेज की मांग को क्या किया है प्रोत्साहन किया है। तो ये भी एक क्या माना गया है दहेज प्रथा का कारण माना गया है। एक है जो सबसे मेन कारण है दहेज का, तो वो तो अब है प्रतिष्ठा का प्रदर्शन। प्रतिष्ठा का प्रदर्शन मतलब साहब दहेज प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता। और छोरी का ब्याह में गाड़ी आ गई। अगर एक व्यक्ति ने मानो स्विफ्ट डिजायर जेडीआई दी है तो दूसरा क्या करेगा साहब मैं तो उठी दूंगा। मतलब समाज में क्या प्रतिष्ठा माना जाता है साहब बेजदा छोरी तो एक प्रतिष्ठा का सूचक मानते हैं साहब। तो अपने आदमी सब आदमी सोचता है साहब अपने सगे संबंधी जो दहेज ले रहे हैं ना उसको अपन डबल लाए साहब, तो इससे क्या होगा समाज में प्रतिष्ठा होगी। ठीक है, तो प्रतिष्ठा का क्या माना गया है सूचक माना गया है। तो ये भी एक क्या है कारण है। ठीक है, एक है औद्योगिकरण का प्रभाव और औद्योगिक कारण है। देखो औद्योगिकरण का प्रभाव, जी हाँ, इससे भी दहेज को बढ़ावा मिला। कैसे? लोग औद्योगिकरण के चक्कर में दूर दराज में जाकर के बस गए हैं क्योंकि रोजगार के चक्कर में जाना पड़ा। अब वहां क्या है कि योग्य जो है उन लोगों को वर नहीं मिल पाता है। अब जब योग्य वर नहीं मिल पाता है, बड़ी मुश्किल से कोई योग्य वर मिलता है, तो अगले को संतुष्ट कैसे करेंगे? वो दहेज देकर के कुछ करते हैं कि सामने छोरी का ब्याह चौका पैसा लगा दूंगा, तारा छोरा ने टीवी कूलर फलाना दिखला दे दूंगा, प्लॉट भी दे दूंगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि ये भी औद्योगिकरण का प्रभाव भी है, लोगों को क्या करता है अधिकाधिक दहेज के लिए प्रभाव डालता है। तो लोग औद्योगिकरण के कारण दूर दराज में जाकर के बस गए हैं, वहां योग्य वर आसानी से नहीं मिल पाता है। जब योग्य वर मिलता है तो उनको संतुष्ट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए लोग क्या देते हैं दहेज देते हैं। तो ये दहेज प्रथा के कुछ कारण है कि अपना दहेज प्रथा क्यों प्रारंभ हुआ, मतलब क्या कारण है कि दहेज प्रथा को बढ़ावा मिल रहा है। तो ये छोटे से बेसिक ध्यान में रखना है। ऐसे कोई प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में दहेज प्रथा का कारण है या नहीं है, तो कुलीन विवाह है, महंगी शिक्षा है, महंगी शिक्षा मिल गई तो साहब उसकी भरपाई वापस करेंगे अपन। सामाजिक प्रथा है साहब दहेज देना एक सामाजिक प्रथा है। बाल विवाह भी है। और एक है विवाह संस्कार की अनिवार्यता साहब ब्याह करना ही पड़सी तो मजबूरी दहेज देना ही पड़सी। और प्रतिष्ठा का सूचक मेन कारण है, प्रतिष्ठा का सूचक है और औद्योगिकरण का प्रभाव है। इस प्रकार से दहेज प्रथा के क्या थे कारण। अब देखिए क्या दहेज प्रथा के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं क्या दहेज प्रथा के कारण हमारे समाज में कुछ ऐसे प्रभाव भी देखने को मिले हैं जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़े। तो आप एक सामाजिक प्राणी हो और ये चीज आपने समाज में देखी भी होगी कि दहेज प्रथा के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब है दहेज प्रथा के दुष्परिणाम। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम, क्या दुष्परिणाम आते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है इस दहेज प्रथा के कारण। तो देखिए पारिवारिक विघटन हो जाते हैं। पारिवारिक विघटन मतलब दहेज के कारण परिवार टूट जाते हैं। आपने देखा होगा कि शादी ब्याह जब होता है, दो भाई हैं, मानो एक भाई जो है उसकी लड़की का विवाह है तो वो तो अपनी पुत्री को दहेज देना चाहेगा और दूसरा उसको छोटा वाला बड़ा वाला वो चाहेगा कितना दहेज नहीं देंगे और लड़की वाले मांग कर रहे हैं। अब पिता को क्या है कि दहेज देना ही पड़ेगा बेचारे को। अब दोनों भाई में विवाद होगा, वो छोटा वाला कहेगा जिसकी लड़की नहीं है वो कहेगा कि आप कम देंगे और जिसकी लड़की है वो क्या कहेगा ज्यादा देंगे, तो उसमें परिवार में विभाजन हो जाएगा। तो एक कारण तो ये हो गया
पारिवारिक विघटन। अगला है आत्महत्या, ये भी बहुत होती है भाई, आत्महत्या। दहेज के कारण आत्महत्याएं भी बहुत करनी पड़ती है। जैसे मानो पिता ने कर्जा लेकर के खूब सारा दहेज धन दे दिया लड़की के विवाह में, अब उसने जो पैसे लिए उधार लिए लोगों से, अब थोड़े दिनों बाद में क्या होगा, जो लेनदार हैं, जिन लोगों ने उधार किया है, वो आकर के दहेज क्या मतलब पैसों की मांग करेंगे, भाई हमारा जो पैसा है हमें वापस दो। अब आप जानते हो इस युग में ब्याज का जमाना है, ब्याज बहुत लगेगा। अब वो पैसे उतार नहीं पाएगा, लास्ट में क्या होगा, पंखे से लटक जाएगा, ट्रेन के सामने कूदेगा, बस के सामने कूदेगा, एल्ड्रिन फैल्ड्रिन जो भी उसको स्रोत मिलेगा आत्महत्या का, वो आत्महत्या करेगा। इसके अलावा यदि दहेज कम दिया है तो जो लड़की है, उस लड़की के ससुराल वाले भी कई बार क्या होता है, उसे परेशान करेंगे कि क्या लाई है अपने ससुराल से, कुछ नहीं लाई, भिखारन की औलाद वगैरह, इस प्रकार की यातनाएं देंगे। तो लड़की आकर के या तो अपने माँ बाप से कहेगी कि और धन दहेज दो, अगर वो नहीं दे पाते हैं तो वो लड़की फिर उधर से परेशान हो जाएगी ससुराल वालों से, और लास्ट में गलत कदम उठाती है, आत्महत्या कर लेती है। तो इस प्रकार ये भी एक क्या है, कारण मतलब दहेज प्रथा का दूसरे परिणाम है। एक है ऋणग्रस्ता, क्या है, ऋणग्रस्ता, जो मैंने अभी ऊपर बताया वही इसमें आएगा, ऋणग्रस्ता। ग्रस्ता मतलब, ऋणग्रस्ता का मतलब है कि आदमी दहेज देगा तो वो उसकी खूब सारा ऋण हो जाएगा, मानो रोटी गाड़ी शिफ्ट जो भी उसने दी है, जितना भी खर्चा हुआ है वहां में, उसने लोगों से उधार लेके, बैंक से उधार लेकर के उसने काम किया है, तो बहुत सारे पैसे सर्फ हो जाएंगे और वो हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहेगा। तो ये भी एक दुष्परिणाम है। इसके बाद में बेमेल विवाह। बेमेल विवाह दहेज के कारण बेमेल विवाह भी होते हैं। कैसे कि कोई योग्य लड़का है तो उसके घर वाले तो क्या मांग रहे हैं साहब, दहेज मांग रहे हैं। अब किसी की मानो 40-45 साल हो गया, 42 साल हो गई मान लो किसी की, और उस 42 साल का डोकरा जो हो चुका है, उसका कहीं नहीं बैठ रहा, कोई लड़की नहीं दे रहा उसको। अब वो क्या करेगा, दहेज उसको तो चाहिए, दहेज थोड़ी चाहिए ऐसे आदमी को जो 42 साल है, गणना गया जी का थोड़ा रहेगा, तो उसको थोड़ी चाहिए साहब कि मुझे दहेज चाहिए, मुझे तो साहब लड़की चाहिए, कन्या कलश चाहिए, और कलश ने भी ठेरात में तो कन्या चाहिए। तो ऐसे लोग 42 साल का क्या करेगा, कहीं भी कैसे जुगाड़ बैठ जाए, मानो कोई 18 साल की लड़की से विवाह हो गया तो कहेगा मुझे नहीं चाहिए धन। अब ये कहाँ बेचारी 18 साल की, कई बार तो 18 बहुत ज्यादा बता दी, 14-15 साल की लड़कियों का विवाह 45 साल के डोकरों से हो जाता है। अब वो 42 साल को डोकरो, अब मानो 15 साल की, तो 15 दूना 30, 15 की 45, देख लो लगभग 3 गुना बढ़ा है ये। जब ये जवान होगी तब तक तो ये राम नाम सत्य ले चलो लाल जाएगी। तो ऐसे बेमेल विवाह को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि पिता जो कोई लड़की है उसका पिता योग्य नहीं है दहेज देने के, तो वो क्या करेगा, भाई जैसा मिल रहा है चलो अपन को तो क्या करना है, लड़की के हाथ पीले करने, तो पीले करने के चक्कर में बूढ़ा आदमी को दे देता है। जैसे आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, जो राणा लाखा है उसने वृद्धावस्था में विवाह किया था, मजबूरी का फायदा उठाया था नहीं रणबल की बहन हंसाबाई से, तो वो 62 साल का डोकरा था जो राणा लाखा है, आपने राजस्थान जी के पढ़ा होगा राणा लाखा, उस समय 62 साल का डोकरा था ये, और रणबल मजबूर था कि वो राजा बनना चाहता था, तो रणबल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किया था 17 साल की उम्र में। अब 17 साल की 62 साल को देख लो, पढ़ाई बोलो 4 गुना हो जाए, 17, 17, 17, 34, 17, 51, 17, 62, देख लो 3.5 गुना हो गई साहब। अब ये 30 साल की होगी तब तक तो इसका 12 हो जाएगा। अब इसका जीवन कैसे चले, तो बेमेल विवाह को भी क्या मिलता है बढ़ावा, लोग मजबूरी में ऐसा काम करते हैं, तो बेमेल विवाह की बात हो गई। उसके बाद में है कि दहेज प्रथा के कारण मानसिक असंतुलन होता है। मानसिक असंतुलन, एक ही परिवार में मानो 2 लड़के हैं, दोनों का विवाह हुआ, एक लड़की है वो अच्छा दहेज लेके आई, दूसरी है कम लेके आई, तो वो हमेशा मानसिक असंतुलन रहेगा, क्योंकि वो देखेगी वो इसके पास ऐसा बेड है, मेरे पास तो खाट है, वो इसके पास इसके घर वालों ने एसी दिया है, मेरे वालों को पंखा दिया है, तो मानसिक असंतुलन हो जाएगा, उनके मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। तो ये भी एक कारण है। स्त्रियों की निम्न स्थिति, एक है कि दहेज प्रथा के कारण स्त्रियों की
निम्न स्थिति हो जाती है। निम्न स्थिति कैसे, आपको सब पता है कि अगर उस दहेज के कारण कई प्रकार की यातनाएं देते हैं, उस महिला को सम्मान नहीं मिल पाता है, तो इस प्रकार से महिलाओं की क्या हो जाती है, निम्न स्थिति में हो जाती है। इसके बाद देखिए, एक है आपराधिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। दहेज प्रथा के कारण क्या होता है, आपराधिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। जब तक समाज में चलता रहेगा दहेज प्रथा, तब तक क्या होता रहेगा कि अपराध होते रहेंगे। आपने देखा है, सुना होगा कि महिलाओं को दहेज के लिए आग लगा करके मार दिया डालते हैं, और फिर अखबार में खबर आती है खाना बनाते समय स्टोव भभका, गैस लीकेज हुई, नवविवाहिता की मृत्यु हुई। तो फिर इस प्रकार की झूठी खबरें अखबार में छपवाएंगे, तो अपराध करेंगे, उसको मार देंगे, जला देंगे और कहेंगे साहब स्टोव भभक गया था साहब। अब स्टोव ऐसे कैसे भभकता है, अब भभकते ये थोड़ी स्टोव बेचारा तैयारी पड़ा उसी को। आज तक उस परिवार में कभी स्टोव नहीं भभका, पुराना स्टोव था वो भी कभी नहीं भभका, फिर ये नया वाला स्टोव कैसे भभके। लेकिन सब आपराधिक प्रवृत्तियां साथ, तो आपराधिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे मिलता है। और लास्ट 8वां कारण है अविवाहित जीवन। अविवाहित, कई लोग जब दहेज वगैरह देने की स्थिति में नहीं होती है और अच्छा वर नहीं मिल पाता है, तो ब्याह को टाली कर लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हैं ये कुछ दुष्प्रभाव है। तो एक तो पारिवारिक विघटन हो गया दहेज के कारण, एक लोग सुसाइड कर रहे हैं, एक साथ खूब सारे पैसे सर हो जाएंगे, ऋणग्रस्त हो जाएगा, वो बेमेल विवाह होता है, मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, स्त्री की स्थिति बहुत निम्न हो जाती है, आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है और अविवाहित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो इस प्रकार से दहेज प्रथा के कुछ दुष्प्रभाव हमने आपको बताए हैं। अब देखो, दहेज प्रथा को समाप्त करने की कोई सुझाव वगैरह हो, वो भी तो होने चाहिए। भाई अपन बकवास कर रहे हैं, इस प्रकार से होता है, ये दुष्प्रभाव होता है, तो उसके कोई सुझाव तो होगा जिससे दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सके। तो दहेज प्रथा को समाप्त करने के सुझाव, दहेज प्रथा को समाप्त करने के सुझाव। तो देखिए सुझाव क्या है, कैसे। सबसे मेन कारण है, पहला कारण है स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, मतलब लड़कियों को पढ़ा लिखा करके उनको शिक्षित किया जाए, ताकि वो लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके, योग्य बन सके। लड़कों से आज देखो इसको बहुत महत्व दिया गया है, लड़कियां हैं लड़कों से भी शिक्षा में आगे निकल रही है। तो इस प्रकार ये प्रयास किया जाए, चल रहा है अपना, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। आज सरकार भी खूब प्रयास करती है, माँ बाप भी आजकल जागरूक हुए हैं, तो सब अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, जो नहीं पढ़ा रहे वो भी पढ़ाए, ताकि आगे उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। एक है युवाओं को स्वावलंबी बनाने के प्रयास किए जाए। युवा का मतलब है साहब लड़कों को योग्य बनाया जाए, इतना योग्य हो कि वो अपना खर्चा, अपनी लुगाई का खर्चा खुद उठा सके। वो ये नहीं हो कि सासरा हम गाड़ी तो देती, अरे गाड़ी को पेट्रोल तो डालवा योग्य है तब सुधर, नहीं तो वो रोजाना पेट्रोल का और टक्कर से ससुराल की छुआरी का चक्राम न रह गए 500 की 1000 की 1100 की छुआरी जेब की। तो लड़कों को क्या बनाया जाए, योग्य बनाया जाए। तो यहाँ एक लाइन है, युवाओं को या लड़कों को योग्य बनाया जाए। योग्य का मतलब उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए साहब, खुद की मेहनत पर खाने वाला होना चाहिए, दूसरे की कमाई पर ऐश करने वाला नहीं। सासरा का चक्र बना रहे। तो लड़कों को क्या बनाया जाए, योग्य मतलब लड़कों को स्वावलंबी बनाया जाए। एक है प्रेम विवाह को मान्यता हो, लव मैरिज को मान्यता हो। ओहो क्या बात है, प्रेम विवाह को मान्यता दी जाए। अब किसी से प्रेम होगा तो प्रेम तो वैसे सच्चा ही प्रेम होगा, सच्चा प्रेम होगा तो लड़का अगर किसी लड़के से सच्चा प्रेम करेगा तो उसके धन दौलत से थोड़ी करेगा, वो तो उससे सच्चा प्रेम करेगा। इसलिए वो कहेगा मुझे किसी प्रकार की कोई धन की जरूरत नहीं है, तू ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। अरे लक्ष्मी आ रही है तो लक्ष्मी आ रही है, तो बाकी के देश की क्या जरूरत पड़ रही है। तो
ये प्रेम विवाह में जो है, क्योंकि प्रेम, अगर लड़की प्रेम करेगी तो ढूंढा नहीं करेगी, अपने हिसाब से अच्छा लगेगा, अच्छा लड़के से प्रेम करेगी तो अच्छा लड़का वो दहेज देगा ही नहीं है। इसलिए लव मैरिज को मान्यता दी जाए समाज में, ऐसा है। एक अंतरजातीय विवाह को मान्यता मिले, तो मिले अंतर जातीय जो विवाह है उसको मान्यता, उसको अंतरजातीय विवाह को मान्यता दी जाए। हालांकि सरकार जो है अंतरजातीय विवाह वगैरह होते हैं तो सरकार अपनी तरफ से सहयोग वगैरह करती है, तो इसको बढ़ावा दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि अंतरजातीय विवाह होगा तो योग्य वर्ग की तलाश जो है उन्हें जाकर आराम से योग्य अच्छा वर्ग ढूंढ सकते हैं, चाहे किसी समाज में हो। तो अंतरजातीय विवाह को क्या दिया जाए, मान्यता दिया जाए। और एक है कि दहेज विरोधी जनमत संग्रह करवाया जाए। क्या करवाया जाए, दहेज विरोधी जनमत संग्रह जो है वो करवाया जाए। समाज में इस प्रकार से लोगों के विचार रखे जाने चाहिए कि इस प्रकार दहेज प्रथा को जो है समाप्त किया जाना चाहिए। आज आप अखबार पढ़ते हो, अखबार में कई बार देखा होगा बढ़ावा मिल रहा है इस चीज को कि लोग विरोध कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो दहेज नहीं ले रहे हैं और केवल 1 रुपया लेते हैं दहेज के रूप में। चलो वो सामाजिक जो अपने रीति रिवाज उसको मान रहे हैं कि हमें 1 रुपया चाहिए, केवल 1 रुपया लेते हैं और विवाह कर रहे हैं। आज अखबार में आप देखते होंगे समाज में बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। तो दहेज विरोधी जनमत संग्रह। और लास्ट है कि दहेज विरोधी कानून को सख्ताई से लागू किया जाए। दहेज विरोधी दहेज विरोधी जो कानून है उसको, कानून को, दहेज विरोधी कानून को सख्ताई से लागू किया जाए, लागू किया जाए। दहेज विरोधी अधिनियम क्या है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि दहेज अधिनियम कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, कौन कौन सी धाराएं हैं, कितनी धाराएं हैं। तो पहले अपन इसका केवल बेसिक परिचय देखा है। अब दहेज अधिनियम जो बना था 1961 में, जिसको अपन बोलते हैं दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 में बना था, उस 1961 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अपन देखा है दहेज प्रथा के बारे में देखा, बेसिक परिचय देखा, उसके बाद में अपन ने उसकी परिभाषा देखी, परिभाषा देखने के पश्चात दहेज के कारण वगैरह देखे, रोकने के उपाय देखे, दुष्प्रभाव देखे। तो ये दहेज प्रथा की प्रारंभिक बातें हैं। अगले जो अपन पढ़ेंगे सेकेंड बात, वो पढ़ेंगे दहेज अधिनियम के बारे में, कब बना, क्या हुआ। तो ये बेसिक से प्रश्न जो होते हैं, देखो सारे प्रश्न धाराओं वाले नहीं आएंगे कि आप सारी धाराएं नहीं है। उससे पहले आपको बेसिक परिचय देखना होगा कि क्या है ये चीजें, बेसिक से प्रश्न आ जाते हैं। हालांकि बहुत इजी टाइप के प्रश्न होंगे, आप आसानी से हल कर पाओगे। धन्यवाद।